हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और हाँ, इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है और हम कम से कम टाइम में फुली डिटेल्ड ये वीडियो होने वाली है। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर लेना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विथ पावर शेयरिंग। तो ये होती क्या है भाई? अ पॉलिसी एग्रीड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और विद इन अ कोलिएशन टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल एक्शन। तो क्या होता है, सबसे पहले तो कोलिएशन का मतलब आप समझो। कोलिएशन इज जो पार्टीज मिलकर बनी होती है, जैसे दो तीन पार्टीज आपस में मिल लेती है ना, तो दो तीन पार्टीज मिलकर कोलिएशन पार्टी बनाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर कोलिएशन में जब एक पॉलिसी साइन की जाती है या फिर एग्री की जाती है कि हम सारी पार्टीज आपस में ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लेते हैं। हम सब के सब पॉलिसीज, हम सब के सब जो पार्टीज हैं वो साथ मिलके डिसीजंस लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी ले लेगी, साथ मिलके डिसीजन लेंगे और साथ मिलके कोई एक्शन लेंगे। तो वो होती है पावर को शेयर करना। समझ रहे हो? ओके, पावर शेयरिंग स्टेट स्टेट के तीन ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जैसे कि लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो कि न्याय दिलाता है। तो ये जो स्टेट के तीन ऑर्गन्स है ना, पावर इन तीनों ऑर्गन्स में शेयर की जाती है ताकि डेमोक्रेसी की एक अच्छे तरीके से फंक्शनिंग हो सके। ओके, नाउ एथनिक क्या होता है? एथनिक इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अब हमारी सोसाइटी में कितने सारे कल्चर्स हैं, तो क्या होता है, लोग बाग क्या सोचते हैं कि हम जो हैं इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस कल्चर में हमारे जैसे ही रीत रिवाज या फिर टाइप्स ऑफ कस्टम फॉलो किए जाते हैं। दूसरे सोचते हैं कि हम इस कल्चर के, तीसरे सोचते हैं हम इस कल्चर के। तो ऐसे क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, सोशल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सेम एथनिक ग्रुप में वो ये सोचते हैं, उनका ये विश्वास है कि इन सभी इस ग्रुप की सेम सिमिलैरिटीज है हमारे जैसे ही, तो हम सबका सेम कल्चर हो गया। ठीक है, और दे नीड नॉट ऑलवेज हैव सेम रिलीजन और नेशनलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम रिलीजन ना हो, सेम नेशनलिटी ना हो, लेकिन फिर भी एक सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है कल्चर के अकॉर्डिंग पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एथनिक। ठीक है, मेजोरिटिनिज्म क्या होता है? ये एक विश्वास है कि मेजोरिटी जो है वो हमेशा कंट्री को रूल करेगी, है ना, जिस तरीके से वो चाहती है। अगर माइनॉरिटी की जो नीड्स हैं, विशेस हैं, उनको डिस्कार्ड कर देती है, उनको नजरअंदाज कर देती है, और मेजोरिटी के हिसाब से ही कंट्री जो है वो चलती है। ठीक है, और जो मतलब माइनॉरिटी है उसकी विशेस को इग्नोर कर देती है। तो श्रीलंका ने क्या किया था, उन्होंने मेजोरिटिज्म को अपनाया था, जिसमें जो सिन्हला थे, सिन्हला आर द मेंबर्स ऑफ श्रीलंका, जो सिन्हला थे वो मेजोरिटी में थे, इसलिए सिन्हला रूल कर रहे हैं कंट्री को। बट दैट इज वेरी रॉन्ग, अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो मेजोरिटिज्म का क्या मतलब होता है कि जो मेजोरिटी है वो ही रूल करेगी इंडिया को, सॉरी मतलब किसी कंट्री को। अब हम पढ़ेंगे दो केसेस के बारे में। पहला केस है बेल्जियम का और दूसरा है श्रीलंका का। तो बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में एक छोटी सी फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट मतलब जिसमें फेडरलिज्म फॉलो होता है। फेडरलिज्म इन द स्टेट सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों में पावर शेयर होती है। तो बेल्जियम एक फेडरल, छोटी सी फेडरल स्टेट थी वेस्टर्न यूरोप में, और हरियाणा जो स्टेट है उससे भी छोटे साइज की है। ठीक है, बहुत अलग सा ही एथनिक कॉम्पोजिशन था वहां पर, मतलब बहुत अलग अलग सा ही बहुत यू नो वेरी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल वहां पर रहते थे। और यहाँ पर जैसे बेल्जियम के जो बॉर्डर्स थे ना, वो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर होते हैं। जैसे आप दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वो किस किस स्टेट के साथ मैच होते हैं, लाइक आपका हरियाणा हो गया और जो बाकी के आसपास की स्टेट है उनके सबके साथ, ऐसे ही बेल्जियम भी था। ठीक है, तो बेल्जियन सोसाइटी का एथनिक स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे लोग वहां पर रहते थे। सबसे पहले अभी हम सिर्फ बेल्जियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनॉरिटी, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो फ्रेंच बोलते थे वो लोग कम थे। ठीक है, मतलब 40% बेल्जियम के जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते थे और वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा रिच थे और पावरफुल थे। और दूसरी कौन सी भाषा के लोग थे वहां पर?
डच स्पीकिंग से वो ज़्यादा थे अमाउंट में, और 59% डच बोलते थे। उनको बाद में बेनिफिट मिल गया था कि वो उन्हें उनकी अच्छे से डेवलपमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी, और एजुकेशन जो है उनको भी मिलेगी अच्छी वाली। लेकिन ये हक, ये बेनिफिट उनको बहुत बाद में मिला था। तो बेल्जियम में 40% फ्रेंच वाले लोग थे, वो बहुत रिच और पावरफुल थे, और डच वाले 59% थे, जो कि उनको बहुत बाद में जाके कहीं डेवलपमेंट और एजुकेशन अच्छे से मिलने लग गई। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है, जिसका नाम ब्र्यूसेल्स है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ब्र्यूसेल्स। अब सिर्फ ब्र्यूसेल्स की बात हो रही है, पूरे बेल्जियम की नहीं, ठीक है, पूरे बेल्जियम की यहाँ पर बात हो रही थी। तो ब्र्यूसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। माइनॉरिटी जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, अब इसको फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को माइनॉरिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये 40% है पूरे बेल्जियम में, कम लोग है लेकिन है रिच और पावरफुल, ठीक है। तो ब्र्यूसेल्स जो है, मतलब बेल्जियम की जो कैपिटल है, वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन तो ज्यादा है। अभी कैपिटल की बात हो रही है, ब्र्यूसेल्स की बात हो रही है, वहां पे तो 80% है फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, ठीक है। तो ब्र्यूसेल्स में फ्रेंच लोगों के हाथ में पावर थी लंबे टाइम तक, और उनको बहुत सारे फायदे मिलते थे, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के, ठीक है। और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी वो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा क्वालिफाइड थी, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज का हक था देन डच पॉपुलेशन की, ठीक है। द फ्रेंच वर अ पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी ऑफ ट्रेड्समैन। अब फ्रेंच जो 40% थे, उसके और जो ब्र्यूसेल्स में 80% थे, वो ज़्यादातर बिजनेसमैन के थे और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्लास थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तो, और रहते सभी लोग हैं, फ्रेंच भी डच भी है, और 1%, अब आप कहोगे 40% तो फ्रेंच रहते हैं, 59% हमारे डच रहते हैं, तो 1% कौन है, 1% रहते हैं जर्मन, ठीक है, विद इन द बेल्जियम। तो अब ऐसे क्या होने लग गया, फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में टेंशन रहने लग गई, क्योंकि एक ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही है ना। तो इससे क्या हो गया, बहुत टेंशन रहने लग गई थी दोनों फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी में 1950s और 60s के दौरान, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था बेल्जियम में, बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो बहुत रिच और पावरफुल थी, और इस चीज़ का अपोज किसने किया, डच स्पीकिंग कम्युनिटी में। लेकिन डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत बाद में जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट मिले। पर अभी फिलहाल जो टेंशन चल रही थी 1950s और 60s में, तो इसने बहुत टेंशन क्रिएट कर दी थी दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज में। तो क्या स्टेप लिया गया कि बेल्जियम में इस टेंशन को मिटाया जाए। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, इक्वल नंबर के होंगे फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। और सारी वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उनके पास कम पावर है देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, जो सेपरेट गवर्नमेंट होगी ब्र्यूसेल्स में, वो दोनों कम्युनिटीज को इक्वली रिप्रेजेंट करेगी, मतलब डच को भी और फ्रेंच को भी। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। जो दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है, जैसे कि डच और फ्रेंच, वो दोनों अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो एक दूसरे की कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेंगे आपस में मिलके। तो मतलब एक तरीके से तीनों पॉइंट्स में हमें यही बताया गया है कि दोनों की अलग अलग सरकार बना दो, ठीक है, स्टेट भी और सेंट्रल भी, और सबके पास इक्वल पावर होंगी। समझ में आ गया। और जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी सरकार मिलके सॉल्व करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कोई भी सोशल ग्रुप अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बना लेता है, और अपने कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज के हिसाब से, ठीक है। जैसे फ्रेंच ने अपने कायदे और कानून से अपनी खुद की अपने कल्चर के हिसाब से एक गवर्नमेंट बना ली, सो दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। द कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब इसको इलेक्ट कौन करता है, जो कि पीपल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन। नो मैटर कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन वो अपनी खुद की सरकार बना लेते हैं, जिसमें उनके इंटरेस्ट फॉलो होते होंगे। और ये
पावर रिलेटेड, कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर दिया टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये थी बेल्जियम की कहानी। अब हम आएंगे श्रीलंका पे। ओके, नाउ श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है क्योंकि चारों तरफ से पानी पानी, ओशन ही ओशन है ना। और ये इंडिया की जो सर्दर्न कोस्ट है उससे बस कुछ किलोमीटर दूर है, ठीक है, फ्यू किलोमीटर। जैसे आपने देखा होगा पल्क स्टेट से ये अलग है इंडिया से। और इट हैज डाइवर्स पॉपुलेशन, बहुत गहरी सी पॉपुलेशन है इनकी। 2 करोड़ लोग के आसपास रहते हैं। 2 करोड़ में से 74% तो सिन्हला स्पीकर्स हैं, मतलब जो सिन्हला भाषा बोलते हैं। और 18% जो है तमिल स्पीकर्स हैं, ठीक है। तो ये इनका एथनिक कॉम्पोजिशन है। लाइक अदर नेशंस, बाकी नेशंस की तरह, जैसे साउथ एशिया रीजन में बाकी नेशंस की तरह श्रीलंका का भी बहुत अलग सी पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। और श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1948 में, मतलब इंडिया से 1 साल बाद। सब ग्रुप्स क्या है तमिल के? जैसे कि इंडिया में 18% तमिल रहते हैं ना, तो अब तमिल के भी 2 ग्रुप्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल 13% है, ठीक है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट साइड ऑफ श्रीलंका में रहते हैं। और ज़्यादातर सिन्हला स्पीकिंग पीपल जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिल्स हैं वो हिंदू या फिर मुस्लिम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इंडियन तमिल्स कौन होते हैं? जो कि इंडिया से ही आए थे और श्रीलंका में रहने लग गए थे क्योंकि वो एज अ प्लांटेशन वर्कर आए थे कॉलोनियल टाइम पे, ठीक है। सो वो 5% है पॉपुलेशन में। तो श्रीलंकन तमिल हो गए 13% और इंडियन तमिल हो गए 5%। तो टोटल कितने हो गए तमिल्स? 18%। वही 18% उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो अब श्रीलंका में क्या दिक्कत आई? श्रीलंका में आई थी मेजोरिटिज्म की प्रॉब्लम, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आई थी कि जैसे श्रीलंका में 74% जो थे वो सिन्हला स्पीकर्स थे, और इन्होंने अपना लिया था मेजोरिटिज्म। किन्होंने? श्रीलंका ने, कि जो मेजोरिटी में होंगे ना लोग, वही हमारी कंट्री को रन करेंगे, वही एज अ गवर्नमेंट फॉर्म होंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो तमिल पीपल थे, माइनॉरिटी थी, मतलब सिर्फ 18% थे, उनको तो पीछे छोड़ दिया और खुद ही मेजोरिटिज्म की पॉलिसी को फॉलो करके देश को चलाने लग गए, गवर्नमेंट रन करने लग गए। फिर 1956 में एक एक्ट पास हुआ, उन्होंने सिन्हला को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया कि अब सिर्फ सिन्हला बोली जाएगी, ओके। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को भी फॉलो किया, जिसमें सिन्हला को ही अच्छी जॉब्स और यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिलेगी। स्टेट प्रोटेक्ट और प्रमोट करने लग गई थी बुद्धिज्म को, बाकी किसी रिलीजन को वो प्रमोट नहीं कर रहे थे। और इससे क्या हुआ कि इस जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर बहुत अनफ्रेंडली सी फीलिंग आ गई कि कोई हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रहा, हमें तो इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। अब श्रीलंकन तमिल्स ने भी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स को किया। जैसे क्या स्ट्रगल किया? उन्होंने बोला, डिमांड किया कि हमें भी रीजनल ऑटोनॉमी दो, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो कि हम भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए जा पाएँ, हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल सके, और तमिल को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करो, हम भी तो आपके देश में ही रहते हैं ना, हम भी तो श्रीलंका के हिस्सा हैं। तो इस तरीके से आप तो सिर्फ जो सिन्हलास हैं उनकी प्रेफरेंस में सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उनकी डिमांड जो है डिनाई होती गई। और 1980 तक उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे कि LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। एंड कॉन्फ्लिक्ट जो था ये सिविल वॉर में टर्न हो गया था। LTTS, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, किस वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था? क्या हुआ कि जैसे मेजोरिटिज्म था श्रीलंका में, सिन्हला जो थे वो सब अपनी ही हित में पॉलिसीज लिए जा रहे थे और श्रीलंकन तमिल्स को मतलब बहुत इग्नोर करे जा रहे थे। उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट थी कि जैसे तमिल को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ और श्रीलंकन तमिल्स को भी आप क्या करो कि गवर्नमेंट जॉब में लो या फिर यूनिवर्सिटी में हमें प्रेफरेंस दिलवाओ, तो उनकी जो डिमांड थी बार बार खारिज हो रही थी बाय सिन्हला गवर्नमेंट। तो उन्हें लगा कि हमें जो है हमारे बेसिक राइट से डिनाई किया जा रहा है, हम पे अत्याचार हो रहा है और हमारे इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है, जिस वजह से सिन्हलास और तमिल कम्युनिटीज़ में बहुत स्ट्रेस होने लग गया था। और ये जो स्ट्रेस है एक दिन इतना बदल गया कि वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया था। और क्या क्या चीज़ थी, जैसे श्रीलंकन पार्टीज़ ने कई पार्टीज़ एंड स्ट्रगल लॉन्च की थी, बहुत सारी पार्टीज़, एंड तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में स्ट्रगल्स भी किए थे।
रीजनल ऑटोनॉमी मांगने में भी स्ट्रगल किए थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मांगी उन्होंने, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। 1980s तक उन्होंने जो इतनी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, वो डिमांड करने लग गए थे इंडिपेंडेंट तमिल कि जो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है उसको आप एक सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल अलाम स्टेट कर दो, जहां पर सिर्फ हमारे हित में होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि सिन्हला और तमिल में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो मतलब लाइक ये जो टेंशन्स थी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ये सिविल वॉर में बदल गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं दोनों कम्युनिटीज में मारे गए थे। ओके, अब हम बात करेंगे सिविल वॉर की। सिविल वॉर देखो, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, कि जब दो ग्रुप्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोज में हैं, जब वो दोनों ग्रुप्स इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए उनके बीच में, जिससे कि वो लड़ाई झगड़ा वॉर में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो what kind of power sharing problems were faced by Belgium and श्रीलंकन? किस तरीके की पावर शेयरिंग प्रॉब्लम देखी जा रही थी बेल्जियम और श्रीलंकन के बीच में? भाई बेल्जियम में तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कम थी, लेकिन वो पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा रिच थे, क्योंकि उसमें बिजनेसमैन थे। और आपके फ्रेंच हो गया, और जो डच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, वो नंबर में तो ज़्यादा थे, बट उनको जो राइट्स थे वो बहुत, जैसे बेसिक एजुकेशनल राइट्स और भी काफ़ी सारे राइट्स हो गए, वो बहुत बाद में हुए थे, बाद में मिले थे डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही श्रीलंका में जो सिन्हला कमेटी थी, कम्युनिटी थी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी, इसलिए उन्होंने मेजोरिटिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया, और जो माइनॉरिटी थी जैसे कि तमिल्स वगैरह, उन सब के इंटरेस्ट को उन्होंने इग्नोर किया और सिर्फ अपने अपने हित में सारे फैसले लिए। तो ये कुछ पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम्स चल रही थी बाय बेल्जियम एंड श्रीलंकन। तो हमने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा? हमने सीखा कि बेल्जियम में तो हमने ये देखा कि यूनिटी ऑफ कंट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि कंट्री की जो यूनिटी है, एकता, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो तभी यूनिटी जो है एक साथ कब बन पाएगा, जब हम अलग अलग कम्युनिटी एंड रिलीजन का सभी के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर हम उसको ना समझें। आगे देखो, such a realization really resulted in mutually acceptable an arrangement for power sharing। अब इस realization की वजह से सभी के इंटरेस्ट को हम म्यूचुअली एक्सेप्ट कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, दोनों के बीच में जो टेंशन्स होती हैं दो तीन कम्युनिटीज के बीच में, वो कम हो जाएंगी और कंट्री जो है यूनाइट हो जाएगी। श्रीलंका के एग्जाम्पल है, हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि जो मेजॉरिटी अगर हम फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है, माइनॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके इंटरेस्ट जो है इग्नोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री जो है बिल्कुल ही अलग अलग हो जाती है, डिवीजन हो जाता है ना। सो डोमिनेंस नहीं करनी चाहिए और हमें पावर को शेयर करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में अलग अलग पावर शेयरिंग के ऑप्शंस करेगा। दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी थी और बहुत सारे एथनिक ग्रुप रह रहे थे इन कंट्रीज में। डिफरेंसेस क्या है, बेल्जियम ने ये रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी, एकता तभी पॉसिबल है जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, और तभी ये सब म्यूचुअली एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब क्यों ऐसा लगा कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए, क्यों, क्या क्या रीजंस थे इसके, ठीक है। तो एक तो यही था कि सिविल वॉर ना हो, म्यूचुअल हार्मनी बनी रहे कंट्री में, कंट्री जो है डिवाइड ना हो, दो तीन कम्युनिटीज के बीच में लाइक कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना, सबके इंटरेस्ट को हम म्यूचुअली एक्सेप्ट करें, डोमिनेंस ना लाए, मेजोरिटिज्म की पॉलिसी ना करें। तो इसलिए हमने पावर शेयरिंग के ऑप्शंस को देखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द पावर एंड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी रिलीजन एंड कम्युनिटी, ठीक है। मेन प्रिंसिपल्स क्या है डेमोक्रेसी के, अब वो देख लेते हैं कि one basic principle of democracy is that people are the source of political power, कि लोगों से ही political power बनती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में लोग जो हैं
अपनी हेल्प अपने मन की तरफ से ही वो अपना नेता चुनते हैं। डेमोक्रेसी में सभी ग्रुप्स को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से रह पाएँ और अपने व्यूज़ भी रख पाएँ, ठीक है? कोई सुपीरियर इन्फीरियर ना रहे, सबके पास आवाज़ है, वो सब अपने मन की बात निकाल सकते हैं और पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप कर सकते हैं, ठीक है? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है ये देखो, ठीक है? डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो इसके दो रीजंस हैं। क्यों मतलब ये फायदेमंद है, क्यों ये होनी चाहिए पावर शेयरिंग, वो देखो। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। एक तो सोशल ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा अगर हो गया तो इससे क्या होगा, वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है? इससे क्या होगा, दूसरों के जो राइट्स है वो छीनेंगे नहीं, ठीक है, अगर पावर शेयरिंग होती है तो। और नेशंस भी बचा रहेगा, कोई एक सिंगल ग्रुप के पास ज़्यादा पावर नहीं होगी। अगर पावर शेयर नहीं होती तो माइनॉरिटी जो है उसके ऊपर अत्याचार होंगे। मोरल रीज़न क्या है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, ठीक है? डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व इन इट, डेमोक्रेटिक रूल पावर शेयरिंग में आता है और उसके बाद इसके इफेक्ट्स जो है लाइव देखे जा सकते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर लोग जो हैं अपना रोल प्रेजेंट कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर कोई फ्री है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है डेमोक्रेसी में। तो इसलिए पावर शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किस किस तरीके से पावर शेयर होती है फॉर्म्स देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है? नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब 4 तरीके की, हाँ, 4 तरीके से पावर शेयरिंग होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड बाय पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो ये चारों पढ़ते हैं फिर हमारा चैप्टर जो है वो हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज को एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो कि न्याय करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है। इसका क्या मतलब होता है कि सारे जो ये ऑर्गन्स है ना, ये तीनों वो इक्वल हैं, ठीक है? बस काम अलग अलग करते हैं लेकिन लेवल सेम है इनका। तो पावर इन तीनों में भी डिवाइड की जाती है, ठीक है? और इसमें ये दिखाया जाता है कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबके पास इक्वल पावर है, ओके? अच्छा, अब और देख लेते हैं ताकि बैलेंस रिजल्ट आ सके। और डिफरेंट लेवल्स पे की जाती है, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। लेवल होते हैं 3, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। पावर डिवाइड होती है ऐसे वर्टिकली, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म या फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से भी यहाँ पर पावर डिवाइड होती है। और ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ। सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल ग्रुप है उसमें भी पावर डिवाइड होती है, जैसे कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप होते हैं, लाइक बिजनेस सोशल ग्रुप हो गया, फार्मर सोशल ग्रुप हो गया, उनको भी पूरा चांस दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पार्ट जो है या फिर अपने व्यूज या फिर अपने डिसीजन जो है वो दे सकें, ठीक है? और ये हो गया। अब आगे देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास फ्रीडम है कि वो अपने कंटेंडर्स को चूज कर सके कि वो पावर में आए, और साथ ही साथ पावर किसी एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। लॉन्ग रन में पावर को दूसरी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर किया जाना चाहिए, और कोalition गवर्नमेंट को भी फॉलो करा जाना चाहिए। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनको भी गवर्नमेंट के अंदर पावर में आना चाहिए थ्रू पार्टिसिपेशन, और वो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस भी करें। तो इस तरीके से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं 4 तरीके से, वो मैंने आपको बता दी, और हमारा चैप्टर भी इसी तरीके से फिनिश होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द explanation then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.